इब्तिदा है उस खालिक के नाम से जिसकी तारीफ करने से तारीफ करने वालों की ज़बान कासिर है, और लाखों दरूद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो इस कायनात के लिए मुअल्लिम आज़म हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड ईयर का दूसरा लेक्चर लेंगे। पिछले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, चार्ज की प्रॉपर्टीज, चार्ज की टाइप्स और उसके बेसिक्स के बारे में डिस्कशन की थी। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हम कूलम्स लॉ से रिलेटेड जितनी भी डिस्कशन होगी कूलम लॉ से रिलेटेड बात करेंगे। तो एक बार फिर अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस मिलती रहें। तो आइए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सबसे पहले व्हाई इट इज कॉल्ड कूलम लॉ? इट इज कॉल्ड कूलम लॉ बिकॉज इट वाज प्रपोज्ड बाय द साइंटिस्ट कूलम। जो साइंटिस्ट था जिसका नाम कूलम था उसके नाम से है, इस वजह से इसको कूलम लॉ कहते हैं। जिसको आप उसके बाद किसी भी लॉ के लिए आपको दो चीजें बहुत जरूरी बतानी होती हैं। उसके लिए उसकी स्टेटमेंट और फिर उसकी जो है डेरिवेशन या एक्सप्लेनेशन, वो सारी चीजें। तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट ये है कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्जेस is directly proportional to product of their magnitudes and inversely proportional to square of distance between them। कोई से दो पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन जो होती है वो हमेशा उन चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है, उनके मैग्नीट्यूड्स के प्रोडक्ट्स के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है, और उनके बीच में जो फासला होता है उसके इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है, जैसा कि स्टेटमेंट में बताया गया है। नेक्स्ट थिंग इज एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में सबसे पहले वी हैव टू डिराइव द इक्वेशन। डेरिवेशन करने के लिए आपने सबसे पहले सपोज क्या करना है, कंसीडर टू पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R as shown in the figure। क्या किया, आपने दो चार्जेस लिए, एक Q1 ले लिया, एक Q2 ले लिया, और इनके बीच में डिस्टेंस R है और ये आपस में R फासले पर रखे गए हैं। और सपोज F बी द फोर्स बिटवीन दीज चार्जेस, और इनके बीच में जो फोर्स है वो F है। तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट F डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होना चाहिए Q1 Q2 के, F को इनवर्स प्रोपोर्शनल होना चाहिए R के या R स्क्वायर के। इन दोनों को कंबाइन किया जाए तो ये शेप बनती है Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, और प्रोपोर्शनैलिटी हटाई जाए अगर के Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। हियर व्हाट इज कॉल्ड प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, कॉल्ड कूलम्स कांस्टेंट। इसको कहा जाता है कूलम कांस्टेंट। इसकी डिपेंडेंस किन फैक्टर पे होती है, ये होता क्या है, इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है K इज इक्वल टू, सॉरी पहले इसकी डिपेंडेंस देख लें। तो डिपेंडेंस डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स, एक मीडियम बिटवीन द चार्जेस और दूसरा ये डिपेंड करेगा आपका मीडियम बिटवीन चार्जेस के साथ सिस्टम ऑफ यूनिट्स। जो आपका यूनिट्स का सिस्टम होगा उस पे ये डिपेंड कर रहा होगा। इसके बाद नेक्स्ट इसकी वैल्यू आती है। वैल्यू इसकी होती है जो बाद में बुक्स में लिखी है, आप इधर भी लिख सकते हैं। ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको आप लिखते हैं 9 10⁻⁹ nm पावर 2 c पावर -2। नेक्स्ट फेज में आपने इसके बाद ये बताना होता है कि ये एप्सिलॉन नॉट क्या है। एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसकी वैल्यू होती है 8.85 10⁻⁻12 n-1 c-2 m-2 c- की बजाय यहां हो जाएगा +2। इसके बाद ये जब कंडीशन डिराइव कर ली जाती है तो नेक्स्ट जो होता है हमारे पास इसमें
हमें डिस्कस करना होता है जो इसके अंदर, वो होता है कूलम फोर्स इन वेक्टर फॉर्म या कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म लिखने के लिए सिंपली ये जो आपने इक्वेशन लिखी है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, इसी के साथ आप यूनिट वेक्टर का इजाफा कर दें। यूनिट वेक्टर का जब आप इसके साथ इजाफा करेंगे तो यूनिट वेक्टर खुद क्या होता है, वो होता है ओरिजिनल वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो आपकी F की वैल्यू आ जाएगी के Q1 Q2 और ये R और ये R स्क्वायर के साथ R हो जाएगा, जिसको आप लिखते हैं के Q1 Q2 R डिवाइडेड बाई R क्यूब। ये है वेक्टर फॉर्म। उसके बाद नेक्स्ट जो होता है वो होता है कूलम फोर्स एंड न्यूटन थर्ड लॉ। कूलम्स फोर्स एंड थर्ड लॉ। इसके मुताबिक हम वेक्टर फॉर्म बनाने के लिए, यहां से आगे जाने के लिए हम सपोज करते हैं कि सपोज जो आपका दिस चार्ज Q1 applies a force F1 to force of Q1 on Q2। ये वाला चार्ज जो है इस चार्ज पे F1 टू फोर्स अप्लाई करता है एंड दिस चार्ज Q2 applies F21 force of Q2 on Q1। तो आप इस इक्वेशन को अगर वेक्टर फॉर्म में इसमें से वैल्यूज पुट करें अगर, तो आपके पास नई इक्वेशन जो बनेगी F12 की वैल्यू बनेगी के Q1 Q2 R स्क्वायर, इधर भी यूनिट वेक्टर R12 डाल दें। अगर फोर्स F12 की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर R12 हो तो ये भी उसी डायरेक्शन में आ जाएगा। अब F21 क्या होगी? F21 आपके पास वही के Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर इंटू R21। इसके बाद हमें ये बात भी क्लियर है कि जो यूनिट वेक्टर होते हैं R12 और R21 दीज आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। लेकिन चूंकि एक फोर्स आप देख रहे हैं कि आपकी ये F21 फोर्स इधर है, F12 फोर्स इधर है, तो इस वजह से इनके यूनिट वेक्टर अपोजिट होने की वजह से इनके साथ नेगेटिव साइन आएगी। अब इस F12 के अंदर जो F12 आपने लिखा हुआ है उसके अंदर ये वाली कंडीशन पुट कर दें तो ये बन जाएगा -R21, माइनस कॉमन ले लिया जाए तो ये आ जाता है के Q1 Q2 R स्क्वायर इंटू R21 और ये F12 इज इक्वल टू माइनस F21, ये आपके पास आ जाएगी इनकी फोर्सेस। इट मीन दैट कूलम फोर्स आल्सो ओबेज एक्शन एंड रिएक्शन लॉ, यानी न्यूटन थर्ड लॉ को ये जो फोर्स है कूलम फोर्स ये ओबे करती है। यहां से आगे इसको आप फाइनली वी कैन राइट द इक्वेशन F इज इक्वल टू के की वैल्यू अगर लगा के रखी जाए तो आपके पास ये इक्वेशन बनती है Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R। ये है हमारे पास कूलम फोर्स जो कि हमने इन द फॉर्म ऑफ चार्जेस और इन द फॉर्म ऑफ मीडियम लिख दी है और वेक्टर फॉर्म भी इसकी यहाँ पे लिख दी गई। यहाँ तक एक दफा फिर रिव्यू कर रहा हूं मैं इसको, फिर उसके बाद एक दो पॉइंट्स इसके डिस्कस करेंगे। स्टेटमेंट क्लियर है कि फोर्स डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस के और इनवर्स प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस के। उसके बाद टू एक्सप्लेन दिस वी कंसीडर टू चार्जेस Q1 Q2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R। दो चार्जेस लिए उनके बीच में फासला R लिया है और फोर्स
एफ अगर उनके बीच में हो तो एफ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल Q1 Q2 के, इन दोनों इसके इनवर्स प्रोपोर्शनल है, इनको कंबाइन किया और उसके बाद इनका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाया। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कूलम कांस्टेंट कहलाता है। दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, मीडियम बिटवीन द चार्जेस, ये इस चीज पे बड़ा डिपेंड करता है कि इन चार्जेस के बीच में यहाँ क्या रखा हुआ है। और दूसरा सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज, उस पर भी ये डिपेंड करता है। वैल्यू इसकी ये है 9×10⁹ nm की 2c की -2। इसमें एप्सिलॉन नॉट जो है इसको कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये इसकी वैल्यू होगी। और आपका 9 कूलम फोर्स इन वेक्टर फॉर्म, या ये भी कह सकते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। तो वेक्टर फॉर्म बनाने के लिए आपने क्या करना होता है, जस्ट ऐड अ यूनिट वेक्टर, या एडिशन छोटी सी इसमें की जाती है, नई चीज जो लाई जाती है, तो Q1 Q2 इंटू यूनिट वेक्टर आर। यूनिट वेक्टर होता है ओरिजिनल वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, इसमें पुट किया है तो आपके पास Q1 Q2 ओवर R³ इंटू R आया है, ये इसकी फॉर्म आई है। उसके बाद कूलम फोर्स and third law, suppose this applies, first charge applies F12 on the second charge and second charge applies F21, ये आ गई। तो उसके बाद इसी में F12 एक दफा पुट करें वेक्टर फॉर्म में, दूसरी बार 21 पुट करें, और फिर उसके बाद आप क्या करें, ये देखें मैंने F12 पुट किया तो ये शेप आई है, F21 पुट किया है तो ये मेरे पास आई है। उसके बाद यूनिट वेक्टर इक्वल है, मैग्नीट्यूड में अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से इनके बीच में नेगेटिव सिंबल आया है। मैंने इसके अंदर यहाँ R12 की बजाय R21 पुट किया और माइनस बाहर लाया तो F12, और ये पूरी फोर्स अगर देखें Q1 Q2 R² R12 नेगेटिव साइन के साथ F21 आ गई, और ये आपका प्रूव हो गया। अगर फाइनली इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल मीडियम लिखें तो, या इन द फॉर्म ऑफ मीडियम लिखें तो आपके पास F आती है 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर R² इंटू यूनिट वेक्टर R। लास्ट थिंग जो इसमें हमने डिस्कस करनी है वो है हमारे पास effect of material medium. If medium between the charges is other than air, एप्सिलॉन नॉट जो है वो उस वक्त यूज होता है जब आपका मीडियम एयर हो या वैक्यूम हो। अब अदर देन एयर होगा तो वी कैन राइट द वैल्यू ऑफ कूलम कांस्टेंट इन द फॉर्म ऑफ K इज इक्वल टू 1/4πε0 εr। ये आपके पास आ जाता है। क्यों? इसकी वजह क्या है कि हमारे पास ये जो परमिटिविटी होती है ये ε0 εr के बराबर होती है किसी भी मीडियम के लिए, और इसी से अगर आप रिलेटिव परमिटिविटी की इक्वेशन लिखना चाहें तो भी आप लिख सकते हैं, जो कि हमारे पास आ जाती है एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय ε0, रिलेटिव परमिटिविटी है ये। तो अब आपकी नई इक्वेशन जो बनेगी F मीडियम के लिए वो होगी 1/4πε0 εr Q1 Q2 इंटू R²। अब इसी को एक स्टेप और आगे अगर देखा जाए तो आपको नजर आ रहा होगा कि F मीडियम जो है ये आ जाता है 1/εr अलग कर दिया तो ये बन गया 1/4πε0 Q1 Q2 R² और ये आपके पास ये F मीडियम जो है ये 1/εr इंटू F के बराबर है। अगर इसको आप F वैक्यूम लिखते हैं तो ये F वैक्यूम के इक्वल है। इट मीन दैट आपकी जो कूलम फोर्स है डिक्रीजेस बाय इंसर्टिंग अ मीडियम बिटवीन द चार्जेस। अगर मीडियम यहाँ अदर देन एयर रखेंगे तो डिक्रीजेस बाय 1/εr टाइम्स, सॉरी ये डिक्रीज हो जाएगी। और एक और बात भी जहन में रखनी है, यहाँ पर कितनी डिक्रीज होगी वो εr की वैल्यू, जैसा कि आपको टेबल दिया हुआ है उसमें आप मुख्तलिफ वैल्यूज पुट करके इसको चेक कर सकते हैं। लास्ट चीज आखिर पे इसके अंदर याद रखना है कि व्हाट इज लिमिटेशन ऑफ लॉ, दिस लॉ, इसकी जो लिमिटेशन है इट इज ओनली वैलिड टू टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, स्टैटिक एंड पॉइंट चार्जेस। ये सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक और पॉइंट चार्जेस पे वैलिड होता है। अगर आपके चार्जेस स्टैटिक नहीं है, आपके चार्जेस पॉइंट चार्जेस नहीं है, तो
तो ये वैलिड नहीं होगा। एक बार फिर ये बात दोबारा यहाँ से आगे कि आपका मीडियम अदर देन एयर होगा, तो उस वक्त आपकी के की वैल्यू ये आएगी। इसमें आपने ये वाली इक्वेशन वैक्यूम वाली जिसको बना के लिखा है इसमें पुट किया तो ये शेप आई है, और इसके बाद आप इसे एप्सिलॉन बाहर निकालें। ये पूरी वैल्यू आपको जो नजर आ रही है ये एफ वैक्यूम है, तो 1/एप्सिलॉन का मतलब है ये फोर्स डिक्रीज हो गई है, और आखिर पे इसकी लिमिटेशन है, और ये लॉ आपका इस तरह से वैलिडेट करता है। अब आपने इसमें अपने तौर पे चेक क्या करना है, यू हैव टू चेक द 4 cases. Number 1, what will happen if Q1 and Q2 both are doubled? What will happen if Q1 and Q2 are same and R is doubled? What will happen if Q1 and Q2 are halved and R remain same? Or what will happen if Q1 and Q2 are remain same and R square is हाफ्ड? अगर ये सारी कंडीशन इसमें पुट की जाए तो क्या होगा? जरूर इस लेक्चर को आप जहां से समझना है पास करके वापस ले जाके दोबारा देखिए, फिर इन कॉन्सेप्ट्स को याद जहन में रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक के साथ उसमें ये सारा कॉन्सेप्ट यूज होगा। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।